हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं JK24 स्टडी। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पेपर में आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। तो ऐसे में हमने इस वीडियो में 30 जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो लिए हैं। तो आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनकी एग्जाम में आने की लगभग 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे दिया है PbNO3। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पहले से लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये पहले धोखे से लग गया था, तो इसे मिटाना मैंने कुछ ज़्यादा सही नहीं समझा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जलीय विलयन किस प्रकार का होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन, ऑप्शन नंबर डी है उभयधर्मी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो प्रिय दोस्तों, क्षारीय विलयन का pH मान आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 7 होता है वह उदासीन होता है अपने आप में, इसका pH मान क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से ऊपर के जो होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, और 7 से जो नीचे होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षारीय विलयन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुद्ध जल का pH मान है। देखिए, शुद्ध जल का pH मान पूछा जा रहा है, और जैसे कि आप जानते हैं शुद्ध जल में ना तो वह कड़वा होता है ना ही अम्लीय होता है, यानी कि ना क्षारीय होता है और ना ही वो अम्लीय होता है। तो ऐसे में उसका pH मान भाई उदासीन होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 7। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपर या फिर उसे तांबा भी कहते हैं। देखिए, कॉपर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं तांबा, का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी है मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्नेलाइट, और ऑप्शन नंबर डी है सीडेराइट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का, यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, मैलेकाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैलेकाइट जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, और डी है आपका सोडियम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन। तो आयरन जो है वो जल के सामान्य ताप पर क्या है, अभिक्रिया कर लेती है। नंबर 7 है, पीतल है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी है यौगिक है, या फिर विषमांगी मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीतल जो है वो आपकी मिश्र धातु है। दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है C3H8, और ऑप्शन नंबर सी है C4H10, और डी है C2H6। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C3H8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बी है रेजिन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है कॉस्टिक सोडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेजिन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी है संयोजकता,
और ऑप्शन आपका डी है वो है रासायनिक क्रियाशीलता। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर ए है Na, ऑप्शन नंबर बी है Be, ऑप्शन नंबर सी है Al, ऑप्शन नंबर डी है Zn। यहाँ पर Na का मतलब होता है सोडियम, Be का मतलब होता है बेरियम और आपका Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम और Zn का मतलब होता है जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम यानी कि Na। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 या फिर 6। तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो आपकी 2 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 3 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों में, ऑप्शन बी है आहार नाल में, ऑप्शन सी है हृदय में, ऑप्शन डी है त्वचा में। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेफड़ों में। ठीक है, यानी कि दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, वो आपका फेफड़ों में जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल के वहन हेतु, भोजन के वहन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है एमिनो अम्ल के वहन हेतु या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल के वहन हेतु। ठीक है, वहन का मतलब होता है किसी चीज का बहना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जठर रस स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर बी है पित्ताशय में, ऑप्शन सी है आमाशय में और आपका डी है यकृत में। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प का मतलब होता है फूल यानी कि फ्लावर। ठीक है, यानी कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। 18 देख लेते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। प्रिय दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है XY, ऑप्शन नंबर बी है XX, ऑप्शन नंबर सी है X और ऑप्शन नंबर डी है Y। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि XY। प्रिय दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो होते हैं आपके पुरुष के होते हैं लिंग गुणसूत्र। अगर हम मादा की बात करें, ठीक है, नर या मादा होते हैं या फिर यहाँ पे कह सकते हो पुरुष या फिर औरत कह सकते हो यहाँ पर। तो जो औरत या फिर मादा उसके जो होते हैं गुणसूत्र वो XX होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडक, ऑप्शन नंबर डी यानी कि परागकण। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परागकण। ठीक है, और परागकोश किसमें होता है। तो ये आपका पुष्प का एक भाग होता है। किसका, पुष्प का एक भाग होता है, उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में कौन से पौधे पर किए। उसने जो अपना आनुवंशिकता का एक प्रयोग था वो कौन से पौधे पर किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है पपीता, ऑप्शन नंबर बी है अंगूर, ऑप्शन नंबर सी है आलू
या फिर मटर। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। प्रिय दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए। देखिए लेंस जो है वो आपका जल से भी बन सकता है, क्योंकि जल जो है पारदर्शी होता है। कांच से भी बनाया जा सकता है, ये भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो इससे भी बन जाता है। क्या इससे भी बन जाता है, क्योंकि प्लास्टिक भी कभी कभी पारदर्शी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो आप देख सकते हो ये इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है कवर है, ठीक है। देखो एक मिनट मैं आपको और सही से दिखा देता हूँ। देखिए देखिए ये क्या है, अपने आप में एक पारदर्शी है, ठीक है। ये पेन का जो ऊपरी आवरण है ये पारदर्शी है, इसके हम उस तरफ का देख सकते हैं। तो कहने का मतलब प्लास्टिक का ही तो है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब प्लास्टिक भी पारदर्शी होती है, इसका भी हम लेंस बना सकते हैं, ठीक है। मगर मिट्टी का बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या बोले, मिट्टी का नहीं बना सकते भाई, क्योंकि मिट्टी कभी पारदर्शी नहीं हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी व उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक व उल्टा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी व सीधा। देखो यहाँ पर आपको एक समझने की जरूरत है प्रिय दोस्तों, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। किसकी? उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। उत्तल दर्पण में हमेशा आपका जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम सीधा बनता है और वो भी आभासी बनता है, ठीक है। अगर आपको ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता हूँ, मगर इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बहुत ही शानदार तरीके से ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ देते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी अनंत होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर -25 सेंटीमीटर होती है। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है? अनंत होती है। इसकी जो फोकस दूरी होती है किसकी? समतल दर्पण की, वो जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना से पीछे, या फिर कहीं नहीं। कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे, ठीक है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी पीले रंग का, ऑप्शन नंबर सी हरे रंग का, या फिर बैंगनी रंग का। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगनी रंग का जो होता है सर्वाधिक विचलन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी है +1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी है +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो प्रिय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर B तथा प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। तो प्रिय छात्रों हम जानते हैं ये आपका होता है I बराबर B/R, ठीक है, या फिर R बराबर B/I, यही होता है ना।
होता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल यही संबंध होता है, या फिर इसे कहो या फिर इसे कहो। तो यहाँ पर कहा गया है इनमें संबंध क्या है, मगर यहाँ पर तो हमें इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये वाला जो है ना, वो सेम बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है, I बराबर B/R। तो आपको ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या? किलोवाट घंटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए वेबर मीटर की इनवर्स 1, और ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है वेबर, या फिर ऑस्टेड। ठीक है, तो इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेस्ला। ठीक है, टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक टेस्ला होता है। अब हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। कोयला क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाश्मी ईंधन का या फिर जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत है। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है एक कॉपी या पेज पर लिख लीजिए और इन्हें रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन में से आने की 100% संभावना है, तो आपको इन्हें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लेना है। और अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।